एडोज से मेरी सारी गुफ्तगू इंग्लिश में होती थी। वो मेरी शख्सियत, लिबास और नपी तुली अंग्रेज़ी से मुतासिर हुआ या उसके पेश नज़र भी नोटों की चमक थी। उसने मेरे सामने अपने दफ्तर के एक क्लर्क को मेरे सैंपल लंगर भिजवाने का ऑर्डर दिया और फिर मुझे कहा कि ये एक महज रस्मी कार्रवाई है कि सैंपल लंगर में इस्तेमाल करने के लिए भेजे जाते हैं। मैं बग़ैर लंगर में भेजे भी फ़ैसला कर सकता था। और जहाँ तक तुम्हारी बोरियत का सवाल है तो तुम कल शाम मेरे मेहमान होगे और मैं तुम्हें अपने हमरा ऑफिसर्स मेस में ले चलूँगा। मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और उससे इजाज़त लेकर उसके दफ्तर में क्लर्कों के पास आ गया। श्याम से थोड़ी देर गपशप की। उसने बताया कि कर्नल गुप्ता ने आपके सैंपल लंगर में भिजवाने का ऑर्डर कर दिया है। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ। अब चूंकि हमें जल्दी काम करना है इसलिए मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर ले चले। वहाँ जाने का उज़र मैंने ये बताया, चूंकि मेरे सैंपल लंगर में जा रहे हैं इसलिए शायद आज या कल वहाँ इस्तेमाल किए जाएं। कैंप में रहने वाले लंगर के मुतालिक कोई शिकायत भी डायरेक्ट लंगर में नहीं कर सकते, बल्कि अपने सीनियर्स के ज़रिए कैंप कमांडेंट से कर सकते हैं। कैंप कमांडेंट का दफ्तर इस शिकायत की छानबीन करता है और ये फ़ौजी डिसिप्लिन का लाजमी हिस्सा है। थोड़ी देर बाद श्याम मुझे हमरा लेकर कैंप कमांडेंट के दफ्तर चला गया। मैं अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा और मुझे उसके चेहरे पर एक इत्मीनान नज़र आया। उसने आंखों ही आंखों में मुझे जता दिया कि काम हो चुका है। अशोक ने मुझे देखा और मुझे उसके चेहरे पर एक इत्मीनान नज़र आया। उसने आंखों ही आंखों में मुझे जता दिया कि काम हो गया है। वहाँ रस्मी बातचीत ही हुई। श्याम ने एक दूसरे क्लर्क को कहा कि उनके आज सैंपल लंगर भिजवाए जा रहे हैं। अगर वहाँ से कोई शिकायत आई तो मुझे बता देना। ये दूसरा क्लर्क था जो गुज़िश्ता शाम श्याम और अशोक के हमराह आया था। वहाँ से जब हम वापस लौटने लगे तो कैंप कमांडेंट से अचानक आमना सामना हो गया। श्याम ने उसे सल्यूट किया। मेरी तरफ उसने सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया। मैं अहमदनगर आने की वजह बताई और कहा कि मेरी चाय के सैंपल आज लंगर में भेजे जाएंगे। हम दोनों अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। कॉलरों पर सुर्ख पट्टी लगाए और कैंप कमांडेंट की पोस्ट पर मुतय्यन अकड़ा हुआ फुल कर्नल मुझे एक मामूली क्लर्क के हमरा देख कर खुश ना हुआ और बोला, अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मेरे दफ्तर आ जाइए। मैंने श्याम को इशारा किया और कर्नल के पीछे ही उसके दफ्तर में दाखिल हो गया। बहुत सजा सजाया दफ्तर था। कर्नल ने मुझे बैठने को कहा। मैं चाहता था कि कर्नल को भी मुतासिर कर लूं। इनिशियल्स के साथ उसका नाम मल्होत्रा था। मैंने उसे कहा, कर्नल साहब, मैं 2 बार आपसे मिलने यहाँ तक आ चुका हूँ लेकिन आप दफ्तर में मौजूद ही ना थे। मेरी चाय टेस्ट के लिए एडोज के ऑफिस से लंगर तक पहुँच चुकी है। उसूलन मुझे पहले आपसे मिलना चाहिए था। चूँकि सारे कैंप और उसमें रहने वाले ऑफिसर्स और जवानों के आप इंचार्ज हैं और उनकी देखभाल आपके ज़िम्मे है। आपके दफ्तर तक आने के लिए मैंने एडोज के एक क्लर्क को हमराह लिया क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि आपके दफ्तर में आने और आपसे मिलने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। मैं यहाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ और ज़्यादा दिन यूं ही नहीं रह सकता, इसलिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया। उसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस कार्ड कर्नल को पेश किया। मौसम अभी खासा गर्म था। कैंप के राउंड की गर्मी कमरे में लगे एयर कंडीशन ने कम कर दी थी और कर्नल भी ठंडा हो चुका था। बग़ैर अपॉइंटमेंट के आने की जब मैंने दोबारा माजरत की तो कर्नल ने मुझसे पूछा कि मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी। मैंने कहा चाय, बशर्तिया कि आप मेरी चाय के सैंपल से चाय बनवाएं। मेरे ब्रीफ केस में 2 सैंपल के पैकेट पड़े हुए थे। वो दोनों निकाल के मैंने मेज़ पर रख दिए। कर्नल ने अपने बैटमैन को बुलाया और उसे मेरी दी हुई चाय बनाने को कहा। थोड़ी ही देर में चाय बनकर आ गई। कर्नल ने चाय का घूंट लिया तो पूछा कि इसके दाम क्या हैं। मैंने कीमत बता दी।
चाय का कप ख़त्म होते ही उसने इंटरफोन पर लंगर इंचार्ज को फ़ोन किया और कहा, आज जो नई चाय तुम्हारे पास आ रही है वो मैंने पी है और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। चंद लम्हे इधर उधर की बातचीत के बाद मैंने उससे इजाज़त चाही और चलते चलते कहा, कल मैं कर्नल गुप्ता के हमरा ऑफिसर्स मेस में आ रहा हूँ। उम्मीद है आपसे वहाँ भी मुलाकात होगी। कर्नल मल्होत्रा ने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन, यू लुक लाइक एन ऑफिसर, सो ट्राई टू रिमेन अमंग ऑफिसर्स। मैंने दोबारा उसका शुक्रिया अदा किया। कर्नल मुस्कुराते हुए बोला, मेरी ट्रांसपोर्ट तुम्हें होटल तक पहुंचा देगी। 10 मिनट के अंदर एक जीप दफ्तर के सामने आन रुकी, जिस पर मैं अपने होटल आ गया। कर्नल मल्होत्रा और कर्नल गुप्ता को क्या मालूम था कि जो काम उनके दफातर के क्लर्क मेरे लिए कर रहे हैं वो किसी भी सूरत अमंग द ऑफिसर्स रहने से नहीं हो सकते। होटल आकर मैंने खाना खाया और रात को अशोक से मिलने वाली फ़ाइल के ख़यालों में गुम हो गया। शाम 7 बजे के करीब अशोक ने रिसेप्शन से मुझे फ़ोन किया। मैंने उसे कमरे में आने का कहा। वो सिविलियन लिबास में था और उसके हाथ में एक हैंड बैग था। मैंने गुज़िश्ता रात की बची हुई शराब उसके सामने रखी। वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। उसने बग़ैर पानी की शराब का आधा गिलास चढ़ा लिया। हैंड बैग खोलकर उसने 2 फाइलें निकाल कर मुझे दीं और कहा, एक फ़ाइल में गुज़िश्ता 8 माह में आने वाली रेजिमेंटों और ट्रेनिंग के बाद उनके वापस जाने की तफसीलात मौजूद हैं और दूसरी फ़ाइल में हर रेजिमेंट के ट्रेनिंग लेने वाले जवानों और अफसरों के नाम दर्ज हैं। उसने मेरी आंखों में गहराई तक झांकते हुए कहा कि इन 2 फाइलों से आपको मालूमात, लफ्ज़ मालूमात पर उसने खासा ज़ोर देकर कहा, भी चाहें हासिल कर लें। मैं ये फ़ाइलें एक क्लर्क की अलमारी से चुरा कर लाया हूँ। मैं अब जाता हूँ और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ आकर ये फ़ाइलें आपसे ले जाऊँगा। आप ये याद रखिएगा कि मैंने ये फ़ाइलें निकाल कर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। अगर पकड़ा गया तो सख्त सज़ा हो सकती है। मैंने ये सारा ख़तरा महज अपनी बहनों की शादी के लिए मोल लिया है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, ये फ़ाइलें तुम्हारी हिफाजत में तो थी ही नहीं। इनके मुतल्लिक अगर किसी को पता चल भी गया तो मुतालिका क्लर्क ही फंसेगा और कल सुबह तुम इन्हें वापस ले जाओगे। मैंने उसे 2000 रुपये दिए और कहा, जल्द अज जल्द इसके लिए रुपए का इंतज़ाम भी करूँगा। अशोक ने बाकी शराब भी गिलास में उंडेली और घटाघट पी गया। इतनी पीने के बावजूद वो घबराया हुआ लग रहा था। उसने हैंडबैग वहीं छोड़ा और सुबह 7 बजे आने का कहकर वापस चला गया। मैंने फ़ाइलों का सरकारी जायज़ा लिया तो मालूम हुआ ये तो हमारे लिए बेशकीमत मालूमात समोए हुए हैं। एक फ़ाइल में 71 की जंग के बाद तरबियत के लिए आने वाली तमाम रेजिमेंटों के नंबर, अफसरान और जवानों की तादाद, किन टैंकों पर ट्रेनिंग दी गई और फिर वापस कहाँ गईं, ये सब तफसीलात दर्ज थीं। दूसरी फ़ाइल खासी मोटी थी और इसमें हर रेजिमेंट के जवानों के नाम, रैंक, नंबर और मेडिकल सहूलतें जो दी गईं वो दर्ज थीं। इस तरह अफसरान की फ़हरिस्त और रैंक और दीगर तफसीलात दर्ज थीं। फ़ाइलें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी अहम थीं। मैंने फ़ौरी फ़ैसला किया कि बजाय इन फ़ाइलों की तफसीलात नकल करने के क्यों न ये 2 फ़ाइलें ही पाकिस्तान भिजवा दूँ। मुझे यकीन था कि मेरे सीनियर्स मेरी इस कामयाबी पर उछल पड़ेंगे जब इन्हें असल फ़ाइलें मिल जाएंगी। मैंने फ़ौरी तौर पर सामान पैक किया, होटल का बिल अदा किया और बसों के अड्डे की तरफ रवाना हो गया। अब मैं कुछ घबराया हुआ था कि खुदा न खास्ता कामयाबी का ये खेल कहीं बिगड़ ना जाए। ये तो मुझे मालूम था कि अशोक सुबह मुझे होटल में ना पाकर मेरे मुतल्लिक खासा कुछ समझ जाएगा, लेकिन चूंकि वो ख़ुद इसमें मुलव्विस था इसलिए वो किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा। एडोज़ और कैंप कमांडेंट मेरे मुतल्लिक किसी भी तरह के शक का शिकार नहीं होंगे। एहतियातन मैंने होटल से चलते हुए रिसेप्शनिस्ट को बता दिया कि इमरजेंसी की सूरत में
फौरी तौर पर बम्बई जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे मुतल्लिक पूछे तो यही बता देना। बसों के अड्डे पर मालूम हुआ कि एक बस अड्डे से अभी निकली है और नहर के पुल के पास सवारियां लेने के लिए खड़ी होगी। अड्डे से ही मैंने 2 साइकिल रिक्शे लिए, एक पर सामान और दूसरे पर खुद बैठकर इन्हें पूरी रफ्तार से नहर के पुल की तरफ चलने को कहा। मैंने उन्हें कहा कि दोनों को 50-50 रुपये दूंगा अगर वो बस की रवानगी से पहले मुझे नहर पर पहुंचा दें। 50 रुपयों की लालच में उन्होंने साइकिल रिक्शों को मोटरसाइकिल रिक्शा बना दिया। नहर के पुल पर बस अभी खड़ी थी। मैंने टिकट लिया और सीट पर बैठकर ये दुआएं करने लगा कि किसी अनहोनी से पहले ही महफूज मकाम पर पहुंच जाऊं। बस टूटी फूटी सड़कों पर हिचकोले खाती हुई रवाना हुई और करीबन 5 घंटे के सफ़र के बाद औरंगाबाद पहुंची। दिल्ली जाने वाली गाड़ी की आमद में करीब 1 बाकी था। मैंने जांच कर मित्रा का टिकट लिया और गाड़ी के इंतज़ार में एक खाली और अंधेरी जगह बैठ गया। गाड़ी सही वक्त पर आ गई और मैं एक खाली सीट पर कब्ज़ा जमा कर बैठ गया। उस वक्त मैं बिल्कुल खालीउल ज़हन था। बस एक ही धुन दिल और दिमाग का अहाता किए हुए थी कि ये फ़ाइलें जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएं। एक बात यहाँ तहरीर करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा महकमा दुश्मन मुल्क में इंतहाई गहराई बल्कि आखिरी कोने तक जाकर काम करता है, जबकि बॉर्डर पर तैनात डिवीजन्स के FIU बॉर्डर के दूसरी तरफ दुश्मन के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन फाइलों के ज़रिए जहाँ तक दुश्मन के आर्म्ड डिवीज़न और 10 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड का ताल्लुक़ है, उनकी रेजिमेंटों की ट्रेनिंग, किन नए टैंकों की किन रेजिमेंटों को सप्लाई के मुतल्लिक 71 की जंग के बाद हर बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई थी और हमारे FIU का काम भी बहुत सहल हो गया था। जूं गाड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ती गई, मैं नॉर्मल होता गया। मैं डेंजर जोन से बाहर आ गया था। अगरचे पूरा भारत ही मेरे लिए डेंजर जोन था, लेकिन अहमदनगर से इतनी अहम मालूमात और क्लासिफाइड फ़ाइल के साथ खैरियत से निकल आना बिल्कुल सांप के बिल से बखैर व आफियत निकल आने के मुतरादिफ था। रवानगी के वक्त से लेकर अब तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और सुबह सादिक का वक्त था। जब गाड़ी दिल्ली पहुंची, मैंने टैक्सी ली और सीधा लोधी होटल जाकर अपने कमरे में दिन चढ़े तक सोया रहा। फिर नाश्ता वगैरह करके कोरोनेशन होटल फ़ोन किया। ट्रांसमीटर वाले साथी को शाम के 4 बजे कनॉट पैलेस के एक रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। बाकी साथियों की खैरियत इसलिए ना पूछी कि होटल में वो अजनबियों की सूरत में ठहरे हुए थे। सिर्फ ये पूछा कि और ठीक हैं। उसने कहा हाँ। मुझे अशोक का बार बार ख़याल आता कि अपनी कितनी मजबूरियों के बाइस उसने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया। अगर उसके अफसरान को उसकी हरकत का पता चल गया तो उसका क्या हशर होगा। इस ख़याल के साथ ही सकूत ढाका भारत फौज मुक्ति बाहिनी का बिना मगरबी पाकिस्तानी शहरियों और फ़ौजियों के साथ बर्बरियत की इंतहा से भी ज़्यादा मजालिम के मनाजिर एक तेज़ फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूम गए। वो लाखों ज़ख्म जो हमारे दिलों और रूहों पर लग चुके थे, उनमें से मैंने सिर्फ एक पर मरहम रखा है। और साथ ही मुझे ये मकूला भी याद आ गया कि जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है। हमारी एजेंसी का एक मकूला है कि हम ज़माना अमन में जंग करते हैं और जंग के दौरान अपनी की हुई जंग के नताइज देखते हैं। तो मैं इस वक्त हालत जंग में था। तीसरा बाब। शाम को जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो ट्रांसमीटर वाला साथी पहले ही से मौजूद था। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि मैं अपने मिशन पर कामयाबी से लौटा हूं। हमने बाकी साथियों के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में हमने कई मुफीद मालूमात इकट्ठी की हैं, जिनके मुतालिक हम सब आपको अपनी कारकर्दगी बताना चाहते हैं। मैंने उसे कहा कि बाकी तीनों और तुम अगले रोज़ ठीक इसी वक्त इसी रेस्टोरेंट में आना।
इस वक्त तो सबसे ज़रूरी और अहम काम ये है कि ट्रांसमीटर पर पैगाम भेजना है। क्या तुमने अपने होटल से ट्रांसमीटर पर आजमाइशी राब्ते की कोशिश की है? उसने इस्बात में सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि अभी होटल चलो, मैं पैगाम लिख कर देता हूँ, उसे मेरे सामने ट्रांसमिट करो। हम दोनों इकट्ठे कोरोनेशन होटल पहुँचे। बाकी साथियों को पता भी ना चला और हम ट्रांसमीटर वाले कमरे में दाखिल हो गए। कमरा एहतियात से बंद किया। ये कमरा होटल में दूसरी मंजिल पर कोने में था। हमने खिड़कियां खोल दी। मेरे साथी ने ट्रांसमीटर निकाला और कमरे की बिजली से उसे चालू करने लगा। मैंने पैगाम लिखा, अशद ज़रूरी। इलावा डाक के 2 इंतहाई अहम फ़ाइल भेजना हैं। एक के बजाय 2 कोरियर भेजें। मुझसे सिर्फ पहले वाला कोरियर ही मिले, जबकि दूसरा उसकी निगरानी करे। जब ये पैगाम भेज दिया गया और जवाब पैगाम मौसूल हुआ भी मिल गया तो मुझे तसल्ली हुई। इस दौर में एक नहीं, दसियों ट्रांसमीटर खुफिया पैगामात पाकिस्तान भेजते थे। हर एक के लिए मुख्तलिफ कोड था और जवाब भी पहले से खुफिया कोड जो हर ट्रांसमीटर के लिए मुख्तस होता बताकर दिया जाता था। शायद पहले भी मैं तहरीर कर चुका हूँ कि इंतहाई ज़रूरत और इमरजेंसी के लिए ही ट्रांसमीटर इस्तेमाल करने की इजाज़त थी और बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। भारतीय एजेंसियों को भी इल्म था कि पाकिस्तान से भारत पैगामात ट्रांसमिट होते हैं। इन्हें शायद हमारी 1-2 फ्रीक्वेंसीज़ का पता भी चल चुका था, इसलिए ट्रांसमीटर के इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी थी। भारत के पास ऐसे आलात भी थे जिनसे ट्रांसमीटर के महल वक़ू का पता चलाया जा सकता है। पैगाम भेजने के बाद मैं उसी रेस्टोरेंट में आ गया और ट्रांसमीटर वाले साथी को कहा कि आधे घंटे में वो बाकी तीनों को भी वहीं पहुंचने का कह दे। उसने मुझे बताया कि हम चारों होटल में मुख्तलिफ कारोबारी लोगों की हैसियत से ठहरे हुए हैं और डाइनिंग हॉल में एक दूसरे से मुतारिफ़ हो चुके हैं और ये तारुफ कुछ दोस्ताना रंग में बदल कर हम अक्सर ना सिर्फ लॉबी और रेस्टोरेंट में मिलते हैं बल्कि चंद मिनट का वक्फा देकर बाहर इकट्ठे भी चले जाते हैं। आध पौन घंटे में हम पांचों कनाट पैलेस के एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मैंने उन्हें मुख्तसरन बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाबी हासिल करके लौटा हूँ। फिर मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी से ग्रुप लीडर का चार्ज वापस लिया और इन्हें कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कारकर्दगी मुझे बताएं। सबसे बड़ी ख़बर जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि मोहल्ला फराश खाना पुरानी दिल्ली में उन्होंने एक 3 कमरे का मकान तलाश किया है जो कि एक मुसलमान की मिल्कियत है और इस 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल किराए के लिए खाली है। किसी एक होटल में ज़्यादा दिन क़याम होटल वालों को शक में डाल सकता है। मकान के दोनों अतराफ और सामने भी मुसलमानों के मकान हैं। मकान मालिक को हमने ये बताया कि हम मुसलमान हैं और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में एक होटल में हमारी मुलाकात हुई। चूँकि हमें अक्सर दिल्ली आना और काफ़ी रोज़ रहना होता है, इसलिए हम चारों ने ये फ़ैसला किया है कि एक मकान किराए पर ले लिया जाए। मालिक मकान मान गया, किराया और पेशगी तय कर चुके हैं, सिर्फ आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मुझे ये तजवीज़ पसंद आई क्योंकि दुश्मन मुल्क में मुसलमान जासूसों का हिंदू बनकर रहना और ख़ुसूसन होटल में ज़्यादा अरसा क़याम ना सिर्फ इन्हें मशकूक बनाता है बल्कि एक मुसलमान के मुस्तकिल तौर पर हिंदू के रूप में रहने से एहतियात के बावजूद उससे गैर इरादतन ऐसी गलती होने का इम्कान है जिससे उसकी असलियत ज़ाहिर हो सकती है। हम इस किस्म का कोई रिस्क लेने को तैयार ना थे। बाद के औराक में आप पढ़ेंगे कि नादानिस्ता तौर पर मुझसे भी 2-3 ऐसी फाश गलतियां हुई जिनकी वजह से दुश्मन की गिरफ्त में आते आते बचा। मैंने उन्हें मकान किराए पर लेने की इजाज़त दी। एक और कामयाबी जो उन्होंने हासिल की थी वो ये थी कि भारतीय आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर्स के बाहर मोबाइल और स्टैटिक सर्विलियंस यानी कि निगरानी करके उन्होंने हेडक्वार्टर में काम करने वाले चंद सिविलियन एहलकारों की दफ्तरी पोजीशन और रिहाइश गाहों का पता चलाया था।
ये खासी अहम मालूमात थीं जो हमारे आइंदा मिशनों में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित